हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो वर्ल्ड। पाइथन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के वेरिएबल्स एंड टाइप्स, यानी कि पाइथन के डाटा टाइप्स के बारे में। तो पाइथन सीरीज का ये वीडियो, इसमें हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके वेरियस डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है जो कि मेमोरी पे एक स्पेस एलोकेट करता है, स्पेस रिजर्व करता है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करता है, और वो वैल्यू वो रिटेन करता है, जिसको कि आगे रिकॉल करा करके डाटा का कैलकुलेशन या मैनिपुलेशंस में उसका इस्तेमाल किया जा सके। वेरिएबल्स का एक नेम असाइन करना होता है और उसी नेम से उसको कॉल करते हैं। बट यदि हम C++, जावा में वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं तो वहां के कंसेप्ट और यहां के कंसेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि C++ और यहां पाइथन में वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। When we create a program, we often like to store values so that it can be used later. We use objects to capture data, which then can be manipulated by computer to provide information. By now, we know that object variable is a name which refer to a value. यहां पे हम लोग जो बात करेंगे, यहां जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में हमको कोई वैल्यू स्टोर कराना है, हमारा किसी भी चीज का प्रोग्राम है, सपोज हम 2 नंबर ही ऐड कर रहे हैं, तो हमको 2 नंबर्स लेने हैं और 2 नंबर्स लेकर के हमको कहीं पर रखना है और तब उनको हम ऐड करा करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो वो जो 2 नंबर्स हम लेते हैं और जो स्टोर कराते हैं मेमोरी में, वो वैल्यूज लेने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे वेरिएबल्स को हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, और ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स के काम में क्या फर्क है हम लोग अभी देखेंगे। सपोज यदि हम C++ के यूजर हैं तो हम लोग मान लीजिए कि पहले जो वेरिएबल क्रिएट करते थे हम लोग C++ में, सपोज इंटीजर टाइप का, ये उनके लिए है जो C++ पढ़कर आए हैं। जो नहीं पढ़कर आए हैं वो पाइथन वाला अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो आराम से समझ सकेंगे। तो यदि हम लोग C++ में वेरिएबल क्रिएट करते थे तो सपोज हम लोगों ने यहां पे लिखा int a = 5, यानी हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में हमने स्टोर कराया 5। यानी कि ये जो इंटीजर a है, ये जो वेरिएबल जिसका नाम a है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये हमारे मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करता है और उस स्पेस पे हमने 5 को स्टोर कराया है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये a के अंदर स्टोर है, यानी कि जो मेमोरी है जहां पे हमने ऑक्युपाई किया स्पेस और वहां पे हम वैल्यू रखने वाले हैं, उस स्पेस का नाम हमने रख दिया a। तो यहां पे आप देखेंगे कि जब a कहीं पे स्टोर हुआ तो मेमोरी पे उसका कुछ एड्रेस भी आया। सपोज मान लीजिए 5 स्टोर हुआ और उसका एड्रेस, ये सपोज इमेजिनरी एड्रेस मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये रियल एड्रेस नहीं है, बट मैंने बताया कि मेमोरी पे इस a का एड्रेस है 12144 और 12144 वाली एड्रेस पे, मेमोरी के इस एड्रेस पे हमारा वैल्यू स्टोर्ड है 5। अगेन मान लीजिए कि हमने a का वैल्यू बदल दिया, थोड़ी देर के बाद a का वैल्यू अपडेट हुआ और वो वैल्यू हो गया 10। अब ये 10 कहां जाएगा? तो ये 10 हमारा a के नाम से पहले से मेमोरी में स्पेस एलोकेटेड है, उसी स्पेस में ये 10 जाकर के स्टोर हो जाएगा। यानी कि हमने देखा कि ये जो एड्रेस 12144 है, इस एड्रेस पे पहले वैल्यू 5 था और अब इस एड्रेस पे वैल्यू है 10। यानी कि वेरिएबल बदल नहीं रहा है, वेरिएबल का एड्रेस नहीं चेंज हो रहा है, वो एड्रेस हमने रिजर्व किया हुआ है और उस एड्रेस पे हम वैल्यू बदल रहे हैं। हमारा एड्रेस वही है बट वहां पे हमारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो यहां पे पुराने कंसेप्ट में हम लोग किसी वेरिएबल के नाम से एक स्पेस रिजर्व कर लेते थे
और उस स्पेस को रिजर्व करने के बाद वहां हम जो चाहे वो वैल्यू स्टोर करा सकते थे। अब हम लोग पहले से वो बता देते थे कि स्पेस में हम कैसा वैल्यू रखना चाहते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं इंटीजर हमने इंट टाइप बता दिया है, तो इंटीजर की वैल्यू हम वहां रखेंगे, उसके लिए हमने स्पेस पहले से ले रखा है और उस स्पेस का यहां एड्रेस है, तो हमने वहां पे स्टोर करा दिया 10। अब यहां पाइथन में देखेंगे, यहां पे हमने देखा क्या, पहले हम लोग C++ में क्या देखा कि a नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए और उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, वो वैल्यू जो a का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर के अपडेट हो जा रहा है, यानी कि a का एड्रेस नहीं बदल रहा है, वैल्यू अपडेट हो रहा है। अब यहां थोड़ा पाइथन में हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। पाइथन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहां पे क्या है ना कि यहां पे आप इंटीजर आपको लिखने की जरूरत नहीं, सपोज यहां पे आपको इंटीजर नहीं लिखना है, ये इंटीजर गलती से लिखा गया है, यहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है इंटीजर, आप डायरेक्टली टाइप करेंगे a और a इक्वल्स टू 5। डाटा टाइप पाइथन खुद से ले लेता है, तो आप इसको रेफर ना करें, यहां जो एंट लिखा हुआ है इसको अभी इग्नोर करें, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। तो a इक्वल्स टू 5 हमने यहां पे लिखा। अब ये जो 5 है ये किसी मेमोरी पे जाकर के स्टोर हो गया, a की वैल्यू जो है सपोज इस एड्रेस पे जाकर के स्टोर हो गई। अब यहां पाइथन में क्या है कि पाइथन में वैल्यू के हिसाब से एड्रेस बनता है, यानी कि ये जो 5 है ना, यहां पे वैल्यूज जो है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट और जो वेरिएबल है उसको कहते हैं टैग। तो यहां पे एड्रेस ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि 5 जो है उसका एक एड्रेस रिजर्व हुआ और ये एड्रेस 5 के लिए यही रहेगा। यदि आप वैल्यू अपडेट करेंगे, सपोज मान लीजिए कि यहां हमने a इक्वल्स टू 5 लिखा, तो 5 का एक एड्रेस एलोकेट हो गया, a के लिए एड्रेस एलोकेट नहीं हुआ, ये एड्रेस एलोकेट हुआ 5 के लिए जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और a जो है वो एक टैग है। यहां पे a टैग है और टैग्ड है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट 5 के ऊपर, यानी कि 5 जो ऑब्जेक्ट है उसने मेमोरी पे एक स्पेस रखा है, मेमोरी पे एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है 5 ने, और उसको टैग किया गया है a के साथ, यानी a को 5 के साथ टैग कर दिया गया है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे a की वैल्यू हम बदल देते हैं, सेम केस ऊपर वाले केस में आप देख लीजिए, हमने a की वैल्यू अपडेट करा दी, तो यहां जब हमने a की वैल्यू अपडेट करा दी, हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो यहां a इक्वल्स टू 10 लिखने का मतलब क्या है कि a का एड्रेस बदल जाएगा, क्योंकि जो पुराना एड्रेस है उस एड्रेस पे तो 5 है, अब जो 10 है ये किसी दूसरे एड्रेस पे है, ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर होगा और यहां आप देखेंगे इसका एड्रेस बदल गया। पहले वाले पुराने वाले एड्रेस में 172315016 था, दूसरे वाले एड्रेस में a का दोनों a है, दोनों सेम वेरिएबल है, बट ऑब्जेक्ट अलग होने की वजह से एड्रेस अलग, यानी 5 ने अलग एड्रेस ऑक्युपाई करके रखा था, अलग मेमोरी पे जगह ले रखा था, और 10 ने अलग जगह ले रखा है। अब हमने क्या किया, a को मूव करा दिया, वैल्यू मूव नहीं हुआ, हमारा जो रेफरेंस है, जो हमारा टैग है वो अभी 5 को टैग कर रहा था, अब 10 को टैग कर रहा है, तो a की वैल्यू, a की एड्रेस चेंज हो गई, 5 की एड्रेस चेंज नहीं हुई। ऊपर वाले एग्जांपल में हम क्या देख रहे थे कि 5 का एड्रेस, a का जो एड्रेस है वो सेम है, बट वहां पे वैल्यू अपडेट हो रहा था, एड्रेस a ने रिजर्व करके रखा है और वैल्यू चेंज हो रहा है। यहां पे क्या है कि 5 ने, यानी ऑब्जेक्ट ने एड्रेस ऑक्युपाई करके रखा है और उसका टैग नेम बदल जा रहा है, यानी कि 5 पे टैग नेम था a, अब टैग नेम आ गया टैग नेम आ गया 10 के ऊपर। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एड्रेस है ये 10 के लिए हो गया। यहां पे पाइथन वाले में इंट को प्लीज आप इग्नोर करेंगे, इंट बाय मिस्टेक लिखा गया है, इंट यहां पे होता नहीं है, आप डायरेक्टली a लिखेंगे। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा सेल पे, पाइथन सेल पे। अब यहां पे देखिए एक दूसरा वेरिएबल हमने डिफाइन किया b, और b जो डिफाइन किया उसका वैल्यू है 10, तो 10 का जो एड्रेस है वो अब b का एड्रेस होगा, क्योंकि हमने b को टैग कर दिया 10 पे, यानी कि b अब टैग हो गया 10 का, तो 10 का b का एड्रेस अब हो जाएगा जो a का एड्रेस था। तो आप यहां पे जब एड्रेस देखेंगे तो देखेंगे कि जो एड्रेस a का है वही एड्रेस अब b का हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यूज यानी ऑब्जेक्ट यानी 10 ने जो एड्रेस ऑक्युपाई किया था उसी पे मैंने b को टैग करा दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एड्रेस ऑक्युपाई करता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एड्रेसेस हैं। हम चाहें तो वेरिएबल उनके साथ टैग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं पाइथन सेल में। यहाँ पे हम लोग पाइथन सेल में इसको क्लिक करके और देखते हैं कि ये प्रोसेस होता है कि नहीं, ये एड्रेस का एग्जांपल हमारा रन करता है कि नहीं। तो पाइथन सेल में सपोज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं a = 5। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग एंटर करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्ट हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करा करके देख लेते हैं, प्रिंट और यहाँ पे a। यहाँ जैसे प्रिंट a करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब इसका आईडी प्रिंट करा लेते हैं, आईडी a। यहाँ पे वैल्यू इसका ब्रैकेट क्लोज करना था, देखिए गलत आ गया, आईडी a ऐसा लिख करके एंटर करेंगे तो ये देखिए a का आईडी, क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है इसलिए जैसे ही हमारा कोई कमांड गलत होता है तुरंत हमको इंटरप्रेटर मैसेज करता है कि ये आपका गड़बड़ हुआ। मैंने जो गड़बड़ किया था ऊपर नेम एरर, तो नेम में जो हमने वैल्यू डाला था वो वहां पे मिस्टेक था। अब देखिए इसका एड्रेस तुरंत से ए का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है 1516617 यानी कि ये जो वैल्यू हमने 5 डाला है वो 5 इस एड्रेस पे स्टोर हुआ है और इस एड्रेस का रेफरेंस है किसके अंदर, ए के अंदर। अब यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग लेते हैं बी और बी में एक वेरिएबल लेते हैं बी और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराते हैं 10। अब इसको प्रिंट करा कर देख लेते हैं, ये देखिए 10 प्रिंट हो गया यानी कि बी के अंदर 10 स्टोर हो गया। अब इसका एड्रेस देखते हैं, देखिए इसका एड्रेस, अब दोनों के एड्रेस में थोड़ा फर्क है। लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे ऊपर वाले का तो यहां 352 है और यहां 432 है, तो दोनों का एड्रेस अलग है। अब इसको जो बी का वैल्यू है उस बी को हम लोग असाइन करा देते हैं ए का वैल्यू, यानी एक ए में कितना है 10 है और ए में सपोज ए की वैल्यू हमारी 5 है और बी की वैल्यू 10 है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ए की वैल्यू 5 है और यहां बी की वैल्यू 10 है, इसीलिए दोनों का एड्रेस अलग है। अब मैं क्या करता हूं कि ए की वैल्यू जो है वो बी के अंदर स्टोर करा देता हूं, यानी कि यहां पे लिखता हूं b = a, ऐसा मैंने लिखा। अब b का वैल्यू चेक करता हूं कितना है, तो प्रिंट b, अब b की वैल्यू भी हो गई 5। तो 5 जब वैल्यू a का है तो उसका एड्रेस ये है। अब देखता हूं कि b का एड्रेस तो ये था, अब देखता हूं कि जो b का एड्रेस है 432 लास्ट में है और a का एड्रेस में 352 है। अब देखता हूं कि वैल्यू जब मैंने उसके अंदर असाइन कराई तो क्या उसका एड्रेस भी असाइन हो गया साथ में, जबकि हम लोग C++ में देखते थे कि एड्रेस असाइन नहीं होता था, एड्रेस तो वेरिएबल के लिए क्रिएट होता था और उसमें जो वैल्यू डाले वही उसका एड्रेस हो गया। यहाँ पे एड्रेस के साथ यहाँ वैल्यू जो है वो जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ वैल्यूज को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वैल्यूज में एड्रेस स्टोर होता है, यहाँ पे वो स्टोर है, जो वैल्यूज है वो एड्रेस पे स्टोर है तो वो एड्रेस कंटेन करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो बी है उसका एड्रेस क्या है, तो आईडी और बी ऐसा लिख करके टाइप करें। अब देखिए ये जो एड्रेस है 1516617 ये देखिए ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम हो गया। जो ए का एड्रेस था वही अब बी का एड्रेस हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि जो 10 है जो 5 है वो 5 का एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू का एड्रेस होता है। तो जो 5 जहां स्टोर्ड है उसका एड्रेस कॉपी हो गया इसमें। अब क्या हुआ कि ये रेफरेंस कर रहा है, जो बी है वो भी रेफरेंस कर रहा है, वो भी टैग हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। तो यहाँ पे जो टैग है, यहाँ जो वैल्यू है उसको हम लोग टैग कहते हैं। पाइथन में जो वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो टैग्स हैं। तो ये टैगिंग हो रही है। जैसे हमारी टैगिंग हो गई, सपोज
ए के साथ 5 की टैगिंग थी। यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां जैसे ए जो है उसके अंदर 5 स्टोर कराया हुआ है तो उसका एड्रेस अलग है, और ए के अंदर यदि हम 10 स्टोर करा रहे हैं तो उसका एड्रेस अलग है। यानी कि 5 का एड्रेस वैल्यू अलग है और 10 का एड्रेस वैल्यू अलग है। तो हम अगर ए से 5 को टैग कर रहे हैं तो ए के अंदर अलग एड्रेस वैल्यू शो हो रहा है, और ए से अगर 10 को एड्रेस कर रहे हैं तो उसका एक अलग एड्रेस वैल्यू शो हो रहा है। उसी तरह अगर हम यहां पे देखेंगे तो हम बी को यदि बी से 10 को एड्रेस कर रहे हैं, 10 को टैग कर रहे हैं, तो बी में भी ऑब्वियसली है कि वही एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो यहां पे बी के अंदर सेम एड्रेस आया क्योंकि ये वैल्यू से डिनोट होता है। तो देखते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि वेरिएबल्स आप समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहां पे एकदम सीधी सीधी बात है कि जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को एड्रेस पे डायरेक्टली मेमोरी के एड्रेस पे स्टोर किया जाता है और वही एड्रेस वो कंटेन करते हैं, उनका एड्रेस चेंज नहीं होता है। अब बात क्या हो गया कि सपोज मान लीजिए कि यहां ए के अंदर ए जो है वो टैग किया हुआ था 5 के साथ, बी टैग किया हुआ था, फिर ए को टैग कर दिया गया 10 के साथ। तो अब क्या हुआ कि ए अब 5 के साथ टैग नहीं है, तो अब इस तरह का वैल्यू जो किसी के साथ टैग ना हो उसको क्या होता है कि पाइथन का गार्बेज क्रिएटर उसको उस वैल्यू को रिमूव कर देता है। सपोज मान लीजिए अभी क्या हुआ, ए और बी दोनों टैग हो गया 10 के साथ, ए भी टैग है 10 के साथ और बी भी टैग है 10 के साथ। तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो टैग हो गए एक ही वैल्यू के साथ, दैट इज 10। अब जो ये 5 है इसके साथ कोई वेरिएबल टैग नहीं है, तो गार्बेज क्रिएटर क्या करेगा कि इस तरह के वैल्यूज को रिमूव कर देता है जो किसी वेरिएबल के साथ टैग ना हो। इस तरह से हमारी मेमोरी भी थोड़ी बच जाती है। टैग करने की वजह से हमारी जो मेमोरी है उसमें स्पेस बच जाता है, और अनवांटेड जितने अनटैग्ड जितने भी वैल्यूज हैं उनको गार्बेज क्रिएटर डिलीट कर देता है। तो इस तरह से हमको हर बार हर एक वेरिएबल के लिए जितनी बार चेंज हो रहा है उतनी बार एड्रेस नहीं करना पड़ता, उतनी बार एक मेमोरी नहीं बनाना पड़ता। ऑलरेडी मेमोरी यहाँ पे क्रिएटेड है, उसी मेमोरी पे वेरिएबल को टैग कर दिया जाता है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे, ये वेरिएबल का कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल के टाइप्स, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल जो यूज होते हैं उनको हम लोग जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम में हमको कोई वैल्यू लेना है। वेरिएबल का कंसेप्ट है कि यदि हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो प्रोग्राम में हमको कहीं ना कहीं वैल्यूज लेने की जरूरत पड़ती है। सपोज 2 नंबर का एडिशन ही करना है तो हमको 2 वैल्यूज लेने हैं, उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके फिर हमको डिस्प्ले कराना है। तो यानी कि हमको वैल्यूज दो वैल्यूज लेने हैं, और 2 वैल्यूज को लेने के लिए हम 2 वैल्यू रखेंगे कहाँ, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स लेते हैं। इन वेरिएबल्स में वैल्यूज को, तो यहाँ तो चूंकि हम वेरिएबल्स का जो एड्रेस है उस एड्रेस से तो वर्क करना मुश्किल है, क्योंकि एड्रेस जो है वो काफी बड़ा है और टिपिकल है, याद रखना मुश्किल है। तो हम लोग टैग कर देते हैं उसका, उस एड्रेस को टैग कर देते हैं। जो एड्रेस में वैल्यूज हमने लिए हैं, जहां पे हमने स्टोर कराया, उसको वेरिएबल नेम के साथ टैग कर देते हैं। अब हम वेरिएबल नेम याद रख सकते हैं आसानी से, और वो जो वेरिएबल नेम है वो रेफरेंस करता है उस एड्रेस को, उसके अंदर उस एड्रेस का लोकेशन है, उस जो मेमोरी एलोकेशन है उसका एड्रेस है उसके अंदर। वो अब वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा, पाइथन में हमारा जो वेरिएबल है वो वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा है, वो उस लोकेशन का एड्रेस कंटेन कर रहा है जहां पे हमारा वेरिएबल है। तो हम लोग इस तरह डाटा कैप्चर कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा अभी, जो हमारे वैल्यूज हैं जो वेरिएबल के अंदर हम डाटा ले रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट, और पूरा उसी ऑब्जेक्ट पे हमारा वर्क हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ऑब्जेक्ट के साथ एक एंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, सॉरी। ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए, उसका एक टाइप होना चाहिए और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अब उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जो मेमोरी एड्रेस है ऑब्जेक्ट का। सपोज इट इज द ऑब्जेक्ट्स एड्रेस इन मेमोरी एंड डज नॉट चेंज वंस इट हैज बीन क्रिएटेड। यानी कि एड्रेस जो है, आइडेंटिटी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस है। यहां पे देखिए, यहां पे बी का मेमोरी एड्रेस
यानी कि 10 का एक एड्रेस अलग है, 5 का, ये 5 का एड्रेस अलग है और ये 10 का एड्रेस अलग है। तो एक बार किसी वैल्यू को आप इनपुट करा लेते हैं तो उसका एक एड्रेस क्रिएट होता है जो कि चेंज नहीं होता है, तो उसकी एक पहचान, उसकी एक मेमोरी एड्रेस मिल जाती है उसको, और उस मेमोरी एड्रेस से काम करता है। तो मेमोरी एड्रेस को पहचानने के लिए हम लोग उसको एक नेम दे देते हैं जिसको वेरिएबल कहते हैं। अब दूसरा है कि उसका एक डाटा टाइप भी जरूर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डाटा टाइप के लिए मैं कहना चाहूंगा कि डाटा टाइप्स हमको सीखना है, जानना है, बट हमको क्रिएट नहीं करना है। पाइथन इतना इजीएस्ट लैंग्वेज है कि हमको अलग से डाटा टाइप्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि बिना क्रिएट किए भी पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है उसको डाटा टाइप्स। वो देख करके समझ जाता है, जो वैल्यूज हम लोग असाइन करते हैं डाटा टाइप्स के अंदर, उससे क्लियर हो जाता है कि वो क्या वैल्यूज, मतलब किस टाइप का वैल्यूज ले रहा है, वो कैसा डाटा टाइप्स ले रहा है। तो फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स में हम लोग यहां पे देख पाएंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं यहां पे 5 तरह के डाटा टाइप्स हम लोग देख पाएंगे। ये 5 डाटा टाइप्स हैं, नंबर, नन, सीक्वेंसेस, सेट्स और मैपिंग्स। तो यहां 5 तरह के हैं और इनमें नंबर और सीक्वेंसेस, इन दोनों के 3 टाइप्स हैं। तो हम लोग यहां पे देखेंगे एक एक करके डाटा टाइप्स को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर को। तो यहां नंबर जो है न्यूमेरिक डाटा टाइप कंटेन करता है, ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, और जो न्यूमेरिक वेरिएबल है वो इम्यूटेबल वेरिएबल है। इम्यूटेबल वेरिएबल का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। हम लोग लास्ट में देखेंगे भी म्यूटेबल, इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल वैल्यूज क्या होते हैं कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमने अभी देखा कि हम वैल्यूज अगर बदल रहे हैं तो वह वैल्यूज का अलग एड्रेस हो रहा है, जिस एड्रेस पे जो आ गया है उस एड्रेस पे वही वैल्यू, वही नंबर वहां पे रिसाइड कर रहा है। दूसरा नंबर इनपुट कर रहे हैं तो वो मेमोरी के दूसरे रीजन में जाकर के स्टोर हो रहा है और उसका अपना एक अलग एड्रेस होता है। तो जिसको चेंज ना किया जा सके वो इम्यूटेबल है। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, जब एक बार स्टोर हो गया तो उस एड्रेस पे ही स्टोर रहेगा। अब इसका 3 सब टाइप्स है। 3 सब टाइप्स में क्या क्या है? पहला जो है वो है इंटीजर एंड लॉन्ग। इंटीजर यानी कि वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो यहां पे एक चीज है कि इंटीजर जो वैल्यू, इंटीजर या लॉन्ग वैल्यू जो है, इंटीजर और लॉन्ग, ये दोनों अपने आप, हमारा जो पाइथन है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि इंटीजर है या लॉन्ग है, क्योंकि इंटीजर की यहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। कितना लंबा वैल्यू वो स्टोर करेगा उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज वो स्टोर करा सकता है। यहाँ पे कुछ रेंज दिए गए हैं बट अनलिमिटेड रेंज का है। अब जैसे उसकी लिमिट जो है, जो इंटीजर वैल्यू बड़ी लंबी हो जाती है, अगर वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू है तो वो अपने आप से उसका टाइप लॉन्ग ले लेता है। दूसरा है फ्लोट, जो डेसिमल पॉइंट के साथ लेता है, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं तीनों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर को। इंटीजर वो नंबर होता है जो कि विदाउट डेसिमल प्लेसेस के होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट ना हो वो इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर जैसा हमने अभी देखा कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनलिमिटेड रेंज की इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू हम लोग वहां पे ले सकते हैं। इंटीजर को होल नंबर कहा गया है। होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स का मतलब आप जीरो भी ले सकते हैं इंटीजर्स के अंदर। कितनी लार्ज वैल्यू आप ले सकते हैं वो सारे के सारे इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएंगे पाइथन में। तो ये पहला टाइप नंबर्स का, ये पहला डेटा टाइप है जहां पे कि विदाउट डेसिमल प्लेसेस आप होल नंबर्स कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर। अब यहां कुछ एग्जांपल है, जैसे a इक्वल्स टू 10 ले लिया, b इक्वल्स टू 5192l। यहां पे लॉन्ग हो गया, जब वैल्यू इसकी बड़ी हो गई तो हमने लॉन्ग टाइप ले लिया। अब जैसे मान लीजिए वैल्यूज टू ए वेरिएबल हमने ले लिया, c के अंदर वैल्यू ले लिया 4298114, बड़ी वैल्यू ले ली हमने। इसके अंदर जो डाटा टाइप है ये हमने बड़ा वैल्यू लिया। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, इसका टाइप हम लोग अगर देखें तो इंटीजर टाइप है ये, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब हमने c को क्या किया, c के अंदर एक वैल्यू हमने स्टोर कराया हुआ है 4298114,
और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5669 से। तो 5669 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो एक लार्ज वैल्यू आ गया। तो जैसे ही अब इसका जो हम लोग टाइप चेक करेंगे, तो पहले इसका टाइप था इंटीजर टाइप, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो ऑटोमेटिकली इसका टाइप चेंज हो गया और ये हो गया लॉन्ग टाइप। इसको हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटीजर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों का जो इंटीजर वैल्यू है उसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं a इक्वल्स टू सपोज यहाँ पे 10। अब a इक्वल्स टू हमने जब 10 लिया तो इसका अब टाइप चेक करते हैं, ये 10 क्या है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप लिख करके और पैरेंथेसिस के अंदर यदि हम लोग लिखते हैं a और एंटर करते हैं तो देखिए अपने आप से यहाँ पे ले रहा है क्लास इंट। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लास इंट ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर जो है, जो लार्जेस्ट इंटीजर लेने के लिए हम लोग कुछ कमांड्स यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इंपोर्ट सिस के कमांड्स हैं, इंपोर्ट सिस है और प्रिंट सिस डॉट मैक्स इंट। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि लार्जेस्ट जो अमाउंट है, लार्जेस्ट जो इंटीजर है वो इंटीजर कितना बड़ा है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इस कमांड को हम लोग रन कराने की कोशिश करें, इंपोर्ट सिस और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं डॉट मैक्स इंट। यहाँ पे देखिए सिंस डॉट मैक्स इंट, ये कमांड नहीं ले पा रहा। मैक्स इंट कमांड ये रन नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि बूलियन का वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू में कंटेन हो रहा है। हम जानते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। बूलियन एक्सप्रेशन जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम लोग बूलियन कुछ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सपोज यहां पे हम लोग टाइप कर रहे हैं, हम a इक्वल्स टू यहां ले लेते हैं 10 और b इक्वल्स टू लेते हैं 5। अब यहां पे टाइप करते हैं सपोज b इज ग्रेटर देन a। यहां पे इसकी वैल्यू आ गई फॉल्स। अब इसको स्टोर कराते हैं, c इक्वल्स टू b ग्रेटर देन a। अब देखिए इसके अंदर स्टोर हो गई वैल्यू। पहले हम लोग देख लेते हैं सी के अंदर, तो सी प्रिंट कराते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है, फॉल्स है, यानी कि जो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशंस आया वो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब इसका टाइप देखते हैं, इसका टाइप यहां पे देखिए, यहां पे क्लास दिखा रहा है बूल। ये यानी कि हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को भी स्टोर करा सकते हैं इंटीजर के अंदर। हमने दो इंटीजर वैल्यू को कंपेयर कराया और इंटीजर वैल्यू, ये सी भी हमारा इंटीजर है, हमने सी जो लिया वो इंटीजर लिया, बट यहां पे चूंकि सी के अंदर दोनों को हमने कंपेयर करके दिखाया और उसका जो रिजल्ट आया यानी बूलियन रिजल्ट आया, फॉल्स आया, और वो फॉल्स किसके अंदर स्टोर हो गया, एक इंटीजर वैल्यू सी के अंदर। तो जैसे सी के अंदर स्टोर हुआ तो वो बूलियन, उसका टाइप जो है वो चेंज हो गया, वो बूलियन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, होल नंबर्स जिनके साथ डेसिमल हो, डेसिमल प्लेसेस के साथ यानी डेसिमल वैल्यू के साथ जो इंटीजर वैल्यू है उनको हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। तो जो भी वैल्यू में डेसिमल प्लेसेस होंगे वो फ्लोट कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 0.0, -21.9, 0.98, 4 times 3 28, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फ्लोट्स हैं। अब फ्लोट्स में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ जो लार्ज वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -2.0 E5। E5 का मतलब यहाँ पे जो E5 हम देख रहे हैं इसका मतलब हुआ -2.0 × 10⁵ ये एक्सपोनेंशियल है।
ई का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, लार्ज वैल्यूज के लिए एक्सपोनेंशियल यूज होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग या साइंटिफिक नोटेशंस को। ये जो फ्लोटिंग है, ये दीज नंबर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नोटेशंस। अब 53 बिट्स प्रिसीजन लेता है ये फ्लोटिंग वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं एक दो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, हम स्टोर करा के देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया फ्लोट में f, सपोज लिया f इक्वल्स टू 5.5, एंटर किया। अब ये देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट करा करके देखते हैं, प्रिंट f, स्मॉल f लिया था। अब देखिए यहाँ पे 5.5। अब इसका टाइप देखते हैं, ये देखिए फ्लोट आ गया। तो हमको कहीं भी डाटा टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है। डाटा टाइप्स जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो उसका जैसे ही हम लोग वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, उसका डाटा टाइप्स खुद ब खुद ले लेता है। तो हम लोगों को कहीं भी डाटा टाइप्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ऊपर कर ले रहा हूं, स्क्रीन में नीचे शायद दिखने में प्रॉब्लम हो। तो यहां से इस तरह हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स जो है ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, 11-12 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू क्या हो गया, थोड़ी बहुत उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर इवेल्युएट करते हैं तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 इधर है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट -1। तो रूट -1 इसका कभी भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन जब नहीं हो सकता है तो उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर मानी गई, जिसको कि आयोटा कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो आयोटा को इमेजिनरी नंबर मान लिया गया उसकी जगह पे, और उसको हम लोग अपने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता तो वैसे नंबर्स को। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि रियल नंबर्स के साथ उस इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा को हम लोग यूज करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर के पाइथन के केस में हम लोग आयोटा को हम लोग ऐसे मैथ्स में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पे हम लोग आयोटा को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथन के अंदर हम लोग आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहां पे जे का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 1 प्लस OJ, यानी कि सॉरी 0J, तो 1 प्लस 0J। तो x की वैल्यू जो है वो 1 प्लस 0J है, यानी कि ये जो है ये आयोटा है, और इसकी वैल्यू जो है यहां पे आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इन ये वेरिएबल जो है x जो है, यहां पे जो वेरिएबल है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल है। अब देखिए यहां पे रन करता है कि नहीं, तो इसी एग्जांपल को हम यहां पे लिख रहे हैं, x इक्वल्स टू, और यहां पे 1 प्लस 0J। जे आप कैपिटल स्मॉल दोनों ले सकते हैं, दोनों ही वर्क करेगा। आप कैपिटल जे ले लीजिए तो भी। देखिए अब यहां पे हमने x इज इक्वल टू 1 प्लस 0J लिया। अब इसको मैं x को प्रिंट करा कर दे देखता हूं, प्रिंट x, एंटर किया। ये देखिए वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया 1 प्लस 0J। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी x क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज स्टोर करा पा रहा है, यानी पाइथन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हम लोग एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। अब हम लोग टाइप देख लेते हैं, x का टाइप क्या यहां पे यूज हुआ, तो टाइप और यहां पे x, एंटर करेंगे। ये देखिए क्लास इक्वल्स टू क्लास, यहां पे कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने नंबर के तीनों टाइप देख लिए, हमने इंटीजर देखा, हमने फ्लोट देखा और कॉम्प्लेक्स देखा। इसके बाद हम लोगों के पास है एक नन, ये सेकंड टाइप का है। हम लोग 5 टाइप पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ, सेकंड में है नन।
नन का इस्तेमाल वैसे वेरिएबल्स के तौर पे होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम लोग सी में, सी प्लस प्लस में या अदर लैंग्वेजेस में नल वैल्यू पढ़ते हैं। नल का मतलब जिसकी वैल्यू कुछ ना हो, वहां पे जीरो भी ना हो, तो वैसे वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं नन वेरिएबल, जिसमें कोई वैल्यू ना हो। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थर्ड कैटेगरी है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आप इसको लिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि लिस्ट एक खुद का एक आइटम है। तो यहां पे ये जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स का ऑर्डर्ड यानी कि अरेंज्ड कलेक्शंस है। ये इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ये इंडेक्सिंग किया हुआ रहता है, यानी इसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस इंडेक्स्ड एड्रेस होता है, जिसके थ्रू आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग रहता है, इंडेक्स्ड एड्रेस के साथ ये रहता है। और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल हम लोग आखिरी में फिर पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये तीन तरह के जो सीक्वेंस डाटा टाइप्स है, उनमें पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है लिस्ट और तीसरा है टपल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर। स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर्स, यानी कि लेटर्स या कैरेक्टर्स का ऑर्डर सीक्वेंस एक साथ सीक्वेंस में अरेंज्ड हो, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अब ये स्ट्रिंग या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में कोटेड रहेंगे तभी स्ट्रिंग वैल्यू माना जाएगा। यानी कि आप सिंगल कोट से भी इसको कोटिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से सिंगल कोट लगा सकते हैं, या फिर डबल कोट लगा सकते हैं। यदि आपके मल्टीपल वर्ड्स है, हम लोग जनरली हम लोगों का बिहेवियर है कि अगर सिंगल वर्ड है तो हम लोग सिंगल कोट करते हैं, सिंगल कैरेक्टर है तो हम लोग सिंगल कोट करते हैं, वर्ड हो कैरेक्टर हो। यदि मल्टीपल वर्ड्स आ जाते हैं तो हम लोग डबल कोट्स कर देते हैं। बिहेवियर है अपना, बट आप दोनों ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे पहले बहुत सारे में हम लोगों ने एक कैरेक्टर टाइप भी पढ़ा था वेरिएबल का। तो यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ही आप कैरेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंगल वैल्यू अगर असाइन करेंगे तो वो कैरेक्टर के तौर पे आप स्ट्रिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ st स्ट्रिंग के लिए, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ टेक्नो वर्ल्ड। ये मैंने वैल्यू डाल दिया। ये देखिए st के अंदर ये वैल्यू असाइन हो गया। प्रिंट करके देखता हूं, ये देखिए उसके अंदर वैल्यू आ गया। अब इसका टाइप देख लेता हूं, टाइप आया कि नहीं। ये देखिए स्ट्रिंग टाइप आ गया। तो इस तरह हम लोग स्ट्रिंग जो वेरिएबल्स है, जो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यूज लेंगे तो वो उसका डाटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग के बाद जो सेकंड है, स्ट्रिंग के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। a इक्वल्स टू राम लिया है, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, अगर आप चाहें तो कन्वर्जन्स भी हो सकता है। आप स्ट्रिंग की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाद में। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ ऑप्शंस और देखने को मिल रहे हैं। चेंज जो हमने बताया अभी कि आप किसी भी वैल्यू की जो डाटा टाइप्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। उसको हम लोग बाद में कन्वर्जन के ऊपर हम लोग और डिटेल में देखेंगे, बट इतना जान लें कि हम लोग किसी भी डाटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 12.34 है, ये फ्लोट वैल्यू है। अब हमने क्या किया, b के अंदर उसका इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लिया। तो b इसका इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। हमने इंटीजर a इसके अंदर स्टोर करा लिया, तो इंटीजर वैल्यू जो होगी a की वो b के अंदर स्टोर हो गई, और जब प्रिंट कराएंगे तो हमको 12 प्रिंट होगा। तो ये एग्जांपल है कि इस तरह से हम लोग डाटा टाइप का टाइप जो है चेंज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप बदल सकते हैं। इसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट जो है, लिस्ट इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। वैल्यूज इन द लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स या आइटम्स। दीज आर म्यूटेबल एंड इंडेक्स्ड या ऑर्डर्ड। लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल
ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये लिस्ट जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। आप अलग अलग टाइप के वैल्यूज लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज का एक लिस्ट होता है। उस लिस्ट को आप चाहें तो उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वैल्यूज मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो आप लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए आप मॉडिफाई करना चाहें या ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, तो सपोज यहां पे हम लोग देखते हैं एक लिस्ट के लिए हम ले लेते हैं एक वेरिएबल l। तो l इक्वल्स टू, अब इसकी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना होगा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखने के बाद यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 10, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा, यहाँ पे लेते हैं 20, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे 50। अब 50 लेने के बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिस्ट है वो आ गया इसके अंदर। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और हमारा लिस्ट का नाम क्या है, L। यहाँ पे देखिए ये पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया, 10, 20, टेक्नोवर्ल्ड और 50। अब इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है अगर हमको, तो हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। सपोज इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो 50 है, उसको 80 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कौन सी वैल्यू, कौन सी पोजीशन पे 50 है, तो 0 से काउंट करेंगे। 10 का पोजीशन हो गया 0, 20 का हो गया 1, टेक्नोवर्ल्ड का 2 और 50 का हो गया 3। तो यानी कि इस लिस्ट की थर्ड वैल्यू को हमको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, L और इसकी जो थर्ड वैल्यू है, L की थर्ड वैल्यू यानी कि 3 और इक्वल्स टू, अब यहां पे 50 की जगह हम लोग लिखते हैं 80 और एंटर करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने जैसे एंटर किया ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, इट मींस कि ये वैल्यू अपडेट हो गया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, ये देखिए अब इसकी जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80, यानी कि 10, 20, टेक्नोवर्ल्ड और 80। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो अपडेट कर ले रहा है। तो इसी तरह के वैल्यूज को हम लोग कहते हैं म्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल वेरिएबल मतलब हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हम लोग उसके उसके डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टपल्स। टपल्स जो है वो बिल्कुल लिस्ट के जैसे ही हैं। टपल्स आर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, जैसे हमने क्रिएट किया अभी लिस्ट के अंदर, एंड आर इंडेक्स्ड बाय इंटीजर्स। वो इंटीजर वैल्यू के द्वारा, जैसे हमने अभी देखा लिस्ट में, हमने क्या देखा कि इंटीजर वैल्यू का इंडेक्सिंग है, तब हम लोगों ने काउंट करके 50 का वैल्यू चेंज कराया, यानी कि इंडेक्सिंग की हुई होती है। इसका जो एड्रेस होता है वो 0 पोजीशन से लेकर के जितने वैल्यूज है उनका पोजीशन सेट होता है, उसकी इंडेक्सिंग की होती है। तो यहाँ पे भी इंटीजर्स के द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है, बट दे आर इम्यूटेबल, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। टपल्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज्ड होता है। और ये आप पहले देख चुके हैं कि टपल्स लिस्ट जो आप देख चुके हैं उसमें हम लोग टपल्स को अभी यूज करके देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि टपल्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग टपल्स के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं t, और t में हम लोग टपल्स में हम लोग वैल्यू डालते हैं। सपोज t इक्वल्स टू 10, 20, टेक्नो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, अब यहां 80 क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, ये वैल्यू सेव हो गया। इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट, और इसकी वैल्यू जो है t की t, ये देखिए 10, 20, टेक्नोवर्ल्ड और 80। अब इसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इंडेक्सिंग तो क्या हुआ है। तो 80 की पोजीशन क्या है, 10 की पोजीशन है लिस्ट का, t का, टपल का ये 0 पोजीशन यानी T0, 20 है T1 और टेक्नोवर्ल्ड है T2 और 80 जो है वो T3 है। अब मैं T3 को चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो यहां मैं लिख रहा हूं T3 इक्वल्स टू
80 की जगह मैं इसे वापस से 50 कर रहा हूं। यहाँ पे T3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 80 की जगह 50, एंटर किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टपल जो है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स एज सेगमेंट। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट का ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर, आप असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम्स एज असाइनमेंट, यहाँ पे असाइन करने नहीं दे सकता है। अब इसका टाइप देख लेते हैं। हमने लिस्ट का टाइप नहीं देखा था, भूल गए थे, लेकिन वही टाइप आप करेंगे तो वहां पे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे टाइप देखते हैं और टाइप के अंदर टी लिखते हैं, एंटर करते हैं। ये देखिए इसका टाइप जो है वो टपल दिखा रहा है। तो इस तरह हम लोग टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। टपल्स के बाद है सेट्स। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप with no duplicate entries. Sets are immutable example. तो यहां पे देखिए जो सेट्स हैं वो इम्यूटेबल वेरिएबल टाइप है, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसके डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। एक बार आप क्रिएट कर लेते हैं। दूसरी बात है कि जो सेट्स होते हैं उनमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते। अगर वो वैल्यू रिपीट हो रहा है तो जो बाकी का वैल्यूज जहां रिपीट हो रहा है उसको इग्नोर कर देगा। फर्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा जो आप लिखेंगे, सपोज आपने 3 बार 10 लिखा तो उसने पहली बार 10 एक्सेप्ट किया, बाकी के 2 बार 10 को वो इग्नोर कर देता है। तो इस तरह से करके आप सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। तो यहां पे मान लीजिए आप सेट क्रिएट करेंगे अगर, तो यहां पे आप लिखेंगे s इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर किसी भी तरह का वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। 10 ले लिए, 30 ले लिए, और हेलो ले लेते हैं, और 90 ले लिए। इसको कर्ली ब्रेसेस इसका बंद करते हैं, एंटर करते हैं, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहां पे आप देखें टपल्स क्रिएट हो गया। अब इस टपल्स को क्या करना है हम लोगों को, तो इसको जब प्रिंट करा करके देखते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट, और यहां पे टपल का नाम, सॉरी सेट का नाम, सेट का नाम, यहां पे एस। अब यहां जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो देखिए जो वैल्यू हमने दिया था वो वैल्यूज यहां पे प्रिंट करा रहे हैं, बट यहां पे मैंने कोई डुप्लीकेट नहीं किया था। डुप्लीकेट करके देखता हूं, यहां पे सारे वैल्यूज, तो अब यहां पे आप एक एग्जांपल तो देख ही सकते हैं कि ये अनऑर्डर्ड, ये अरेंज्ड नहीं है। हमने लिखा था 10, 30, हेलो और 90, यहां पे आ रहा है 90, 10, 30 और हेलो। दोबारा एक टपल में दोबारा एक सेट में क्रिएट करता हूं और उस सेट में मैं देखता हूं, तो यहां पे S1 ले लेता हूं, इस बार सेट 1 है, S1 इक्वल्स टू, और इस बार वैल्यू लेता हूं 10, 50, हेलो, 50, 10, 90, क्लोज कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखिए मैंने 10 को 3 बार लिखा है, 50 को मैंने 2 बार लिखा है। अब यहां पे एंटर करते हैं और देखते हैं इसको प्रिंट करा करके। प्रिंट, और यहां पे S1 है तो S1, सेट 1। यहां पे देखिए हमने जो भी चीज 10 को 3 बार लिखा था बट एक बार प्रिंट हुआ, 50 एक बार प्रिंट हुआ, और 90 एक बार प्रिंट हुआ। तो इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेट है इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं, S1, ये देखिए ये सेट है। तो इस तरह से हम लोग सेट देख सकते हैं। सेट के बाद अब ये जो हमारा कैटेगरी है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे मैपिंग। तो मैपिंग में हम लोग देखते हैं, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं मैपिंग में, यानी डिक्शनरीज क्रिएट करके हम लोग इस तरह के डिक्शनरीज टाइप के डाटा टाइप्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे की फील्ड्स क्रिएट करते हैं और की फील्ड्स के साथ उसका वैल्यू डालते हैं, और जब उसको कॉल करते हैं तो की फील्ड के सहारे उसका वैल्यू हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो की फील्ड के थ्रू क्रिएट होंगे और की फील्ड के थ्रू उनको हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। इसको पाइथन शेल पे देखते हैं।
यहाँ पे हम लोग सपोज एक पहला ले रहे हैं वेरिएबल डी, और यहाँ पे करली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। और सपोज मान लीजिए कि पहला हम ले रहे हैं रोल नंबर 101, और इसमें जो रोल नंबर 101 है कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे, और सिंगल ब्रेसेस में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ राम। फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना है सेकंड के लिए, और फिर 102, और इसका जो सेकंड की फील्ड है 102, और इसमें जो वैल्यू मैं देने जा रहा हूँ वो है अमित। इसको फिर क्लोज करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद फिर मैं तीसरा वैल्यू 103, और ये तीसरा जो वैल्यू है वो वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सोनू। ये तीनों क्रिएट हो गया। अब इसको डिक्शनरी को क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे यदि प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट, और यदि मैं यहाँ पे डी टाइप करूं, एंटर करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। अब मुझे की फील्ड के अनुसार मुझे देखना है कि 101 किसका रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, और यहाँ पे डी, और इसके अंदर 101 एंटर। तो यहाँ पे देखिए 101 राम का है। मुझे देखना है 103 किसका है, तो यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद डी और 103। अब यहाँ पे देखिए ये सोनू का है। अब एक दूसरा और एक लिस्ट तैयार कर लेता हूं जिसमें मैं की फील्ड टेक्स्ट को बनाने जा रहा हूं। सपोज राम का रोल नंबर 101 है, बट इसके पास इंस्टीट्यूशंस का 5,000 रुपया ड्यूज है, अमित के पास 2,000 और सोनू के पास 3,000। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं, सपोज ड्यूज लिस्ट के लिए DU, और यहाँ पे पहला जो है वो राम है, तो यहाँ पे राम, और इसके पास 5,000 ड्यूज है। फिर दूसरा अमित, और इसके पास 3,000 ड्यूज है। फिर तीसरा सोनू, और इसके पास 2,000 ड्यूज है। अब ये करली ब्रेसेस क्लोज, एंटर। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, करली ब्रेसेस सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। हाँ, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया था। यहाँ पे यदि मैं इक्वल्स टू का साइन लगाता, यहाँ पे मुझे देना है DU इक्वल्स टू, और फिर से करली ब्रेसेस ओपन। इंटरप्रेटर बेस्ड है, जैसे ही आप कोई गलती करेंगे वो तुरंत आपको मैसेज करेगा, प्रोसेस नहीं होगा, और आप जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे आगे आप प्रोसेस नहीं कर सकते, उस लाइन को प्रोसेस नहीं कर सकते आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3,000, फिर यहाँ पे सोनू, और यहाँ पे 2,000। अब यहाँ मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन ऊपर नहीं लिया था। अब इसको प्रिंट करा के देख रहा हूँ, प्रिंट DU, ये देखिए वैल्यू आ गया। अब मुझे अमित का देखना है, या मैं सोनू का देखना चाहता हूं कितना ड्यूज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट DU सोनू। ये देखिए यहाँ पे उसका 2,000 ड्यूज है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डिक्शनरी, अब इसका देख लेता हूं ये टाइप क्या है, इसका टाइप, डाटा टाइप क्या क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही टाइप पे क्लिक करूंगा, ये देखिए डिक्ट। तो इस तरह से डिक्शनरी टाइप का ये डाटा टाइप क्रिएट हो गया है। तो ये इतने सारे डाटा टाइप्स है हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इन आशा करता हूं कि आपको ये डाटा टाइप समझ में आए होंगे। अब एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल कहते किसके हैं? म्यूटेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू बाद में हम लोग अपडेट कर सके। जैसे हमारा लिस्ट, हम लोग अब जो लिस्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में हमने बाद में वैल्यू अपडेट कराए। जो वैल्यूज हमको चेंज करने थे वो वैल्यूज हमने बाद में अपडेट करा लिया। तो लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज को चेंज करा सकते हैं।
और इस तरह से हम लोग जिसमें वैल्यू चेंज करा सकते हैं वो म्यूटेबल है। बट हम लोग जहां पे टप्पल देख रहे थे तो टप्पल के अंदर हमारी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। टप्पल में हमने देखा हमारी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, हमारा टप्पल अपडेट नहीं हो सकता है, तो वो इम्यूटेबल है। जैसे टप्पल हो गया, नंबर हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, इन सबों में आप बाद में वैल्यू अपडेट नहीं करा सकते। तो जहां पे आप वैल्यू ऐड करा सकते हैं, वो जैसे आपका सेट हो गया या आपका जो हम लोग लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट और सेट, इसमें हम लोगों का वैल्यूज ऐड हो सकता है। तो जहां पे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं वो म्यूटेबल वेरिएबल्स है, और जिनकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल वेरिएबल है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं आगे और भी वीडियोस पाइथन के ऊपर लेकर आने वाला हूं, जिसमें पाइथन के बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे और इसके प्रोग्रामिंग को भी बहुत ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।